गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने चैप्टर 3 तक कवर कर लिया था। आज हमें चैप्टर 4 पढ़ना है। चैप्टर 4 हमारा आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये मॉर्गेज से रिलेटेड चैप्टर है। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्ज। इसके अंतर्गत मॉर्गेज और चार्ज दोनों के बारे में प्रोविजंस हैं, जो कि सेक्शन 58 से 104 तक है। ठीक, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारा होगा कि जिसमें हम 58 से लेके 99 तक पढ़ेंगे, जो कि मॉर्गेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं पीपीए के अंतर्गत वो बताए गए हैं। और दूसरा है 100 से 104, वो हम डिफाइन करेंगे चार्ज को। ठीक है, इसमें आपको इस चीज़ के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि हमें ये बहुत बड़ा सा पोर्शन है, आपको करीब 40-44 सेक्शंस कवर करने। बट इस पूरे सेक्शंस में, सारे चैप्टर में मुश्किल से 14 से 15 सेक्शंस हैं जिसको आपको ध्यान देना है, पढ़ना है। और कुछ इसके एकदम पेड क्वेश्चंस होते हैं कि जो वो यहीं से जनरली बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, ये है सेक्शन पहला, हम पढ़ेंगे सेक्शन 58। ठीक, सेक्शन 58 बात करता है किसके बारे में? ये डायरेक्ट देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। कहता है सेक्शन 58 किससे रिलेटेड है, ठीक, या फिर पूछता है मॉर्गेज कौन से चैप्टर में है, मॉर्गेज से रिलेटेड प्रोविज़न कौन से चैप्टर में है। तो आप बोलोगे चैप्टर 4 में है। ठीक, किस तरह की चीज़ों का मॉर्गेज किया जा सकता है, क्या प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए या इमूवेबल होनी चाहिए या दोनों। तो आप बोलोगे सिर्फ मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, चार्ज की प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक दिए हुए हैं? 100 से 104 तक दिए हुए हैं। और क्वेश्चन पूछता है कि सेक्शन 58 में क्या क्या चीज़ डिफाइन की गई है। ठीक है, तो आप देखिए, अब जैसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला कि सेक्शन 58 में क्या क्या डिफाइन किया गया है, तो है कि डेफिनीशन ऑफ मॉर्गेज। एक तो मॉर्गेज की डेफिनीशन दी हुई है, उसके बाद आपकी डेफिनीशन दी हुई है मॉर्गेज की, फिर उसके बाद दी है मॉर्गेजर किसको कहेंगे, मॉर्गेजी किसको कहेंगे, और मॉर्गेज मनी किसको कहेंगे, और मॉर्गेज डीड किसको कहेंगे। ठीक है, ये इतनी चीज़ों को डिफाइन किया गया है। आप देखोगे 4 चीज़ें डिफाइंड हैं इसमें। मॉर्गेज एक पूरा समव्यवहार है, ठीक है, एक पूरा ट्रांजेक्शन है जिसको आप मॉर्गेज, कब आप कहोगे कि किस तरह के ट्रांजेक्शन को आप बोलोगे कि मॉर्गेज का प्रोविज़न मतलब यहाँ पे चल रहा है, एक वो डिफाइन किया गया है। फिर बोल रहा है मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। मॉर्गेज हो रहा है तो उसमें एक दो पार्टी होगी, एटलीस्ट 2 पार्टी होगी। उसमें एक मॉर्गेजर होगा जो अपना दे रहा है प्रॉपर्टी, और एक मॉर्गेजी होगा जो उसको रख के उसके बदले उसको पैसे दे रहा है। ठीक है, एक मॉर्गेज मनी, तो जब वो दे रहा है तो वो किस तरह का पैसा दे रहा है, मॉर्गेज मनी दे रहा है। उसने अपना कोई सामान दिया, आपको मॉर्गेज किया, फिर उसके बदले आप जो पैसे दे रहे हो तो वो मॉर्गेज मनी और मॉर्गेज डीड। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या चीज़ डिफाइन नहीं है। ठीक है, जब जैसे ही आपका ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या चीज़, इसमें ये पूछता है सेक्शन 58 में क्या क्या डिफाइन है, उसमें इन 3 के जगह एक और ऑप्शन देगा कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपकी जो है डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एज इट इज़ अपने बेयर पे लिख लेना कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सेक्शन 58 में पूछेगा कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी डिफाइन है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेक्शन 58 में डिफाइन नहीं है। क्या क्या डिफाइन है ये आपके सामने है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे कि मॉर्गेज, हम कह रहे हैं मॉर्गेज एक क्या है, एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन है। जैसे प्लेज का होता है, जैसे गारंटी का होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ठीक है, इसी तरह की मॉर्गेज भी एक समव्यवहार है, एक ट्रांजेक्शन है टोटल। ठीक है, जैसे बेलमेंट होता है, ठीक वैसे ही ये भी है। तो मॉर्गेज आप देखोगे क्या है, मॉर्गेज मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट। इसका पर्पस क्या है मॉर्गेज करने का, पेमेंट को सिक्योर करने के लिए। मतलब आपने मुझसे पैसे मांगे और मैंने अगर आपको बिना किसी सिक्योरिटी के पैसे दे दिए तो फिर तो चांस ज़्यादा है ना कि आप मेरे पैसे लेके भाग जाओगे। फिर तो धर्म कांटा वाली बात हो जाएगी कि जिसको आ रहा है वो, जिसको आया वो लिया और लेके चला गया, फिर हमारे पास भी कहाँ से आएगा। अगर हम आपकी मदद करने के लिए भी यहाँ बैठे हैं कि सडन आपको कोई ज़रूरत हो जाए तो मैं आपको मदद करूँ, तो अगर आप मुझे वापस नहीं करोगे तो फिर मैं किसी और को कहाँ से दे पाऊँगा। मेरे पास भी तो इतना रखा नहीं है कि मैं बस सबको ऐसे देते चलूँ। ठीक है, तो इस मॉर्गेज का प्रोविज़न बनाने के पीछे पर्पस क्या था,
पेमेंट को सिक्योर करना, कि अगर मैंने किसी को पेमेंट दिया तो वो मुझे वापस भी मिल जाए जितना भी मैंने दिया है, ठीक। और टू बी एडवांस्ड, या कि हम एडवांस में कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं या मॉर्गेज के थ्रू पेमेंट अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको पेमेंट को सिक्योरिटी के लिए जो इसका है पर्पज़ है। और ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, किस तरह के पेमेंट के लिए, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट के बारे में बात कर रहा है। और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग अ पिक्यूनरी लाइबिलिटी। आप ये देखोगे पिक्यूनरी लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, पिक्यूनरी इज़ अ लीगल वर्ड, आप इजी लैंग्वेज में समझने के लिए जो प्राइमरी लाइबिलिटी होती है कि अगर आपने मेरे से लिया तो आपकी ही जिम्मेदारी है, कि आपकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप मुझे वो वापस करो, ठीक। मॉर्गेज क्या है, इन शॉर्ट मॉर्गेज एक ट्रांसफ़र है, किस चीज़ का, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र है, ठीक है। आप बोलोगे मॉर्गेज क्या है तो कहोगे मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनी इंटरेस्ट, कोई जो इंटरेस्ट होता है, कोई प्रॉपर्टी है उस पर जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उस इंटरेस्ट का जब ट्रांसफ़र हम करते हैं तो उसको वो मॉर्गेज होता है। किस तरह का, कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट होगा उसके लिए हम मॉर्गेज करेंगे, ठीक है। वो हम, और उसका पर्पस क्या होता है कि हम पेमेंट को सिक्योर करते हैं, चाहे वो पैसे हम आपको किसी चीज़ के बदले दें या फिर हम आपको वो प्रॉपर्टी एडवांस में दे रहे हैं या फिर हम वो प्रॉपर्टी फ्यूचर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, कि अभी आप दे दो, अभी मैं आपको दे दूँ फिर आप मुझे कब दोगे, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे लिखा है द ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड, द ट्रांसफरर इज़ कॉल्ड मॉर्गेजर। अब देखो ये लिखा है जो ट्रांसफरर है, अब फिर डिफाइन, मॉर्गेजर मॉर्गेजी कौन है। मॉर्गेज तो एक प्रॉपर ट्रांसफ़र है, ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन में दो पार्टी, एक है मॉर्गेजर एक है मॉर्गेजी। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देने जा रही हूँ, मैं हूँ मॉर्गेजर, ठीक है। आपने मेरी प्रॉपर्टी रख ली, आप हो मॉर्गेजी, ठीक है। एंड द ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड मॉर्गेजी, ठीक है, ट्रांसफरी। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट द पेमेंट ऑफ विच सिक्योर्ड इज़ कॉल्ड मॉर्गेज। और जो भी पेमेंट, जो पेमेंट आप करोगे, जो सिक्योर्ड पेमेंट आप प्रॉपर्टी देने पे अपनी, ठीक है, मॉर्गेज करने पे जो एक सिक्योर्ड पैसे पाओगे, जो पेमेंट पाओगे, वो पेमेंट क्या होगा, मॉर्गेज मनी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तीन चीज़ें डिफाइन हो गई, मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर मॉर्गेजी कौन है और मॉर्गेज मनी, चार हमने देख लिया। अब है मॉर्गेज डीड किसको कहेंगे, एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रांसफ़र इज़ इफेक्टेड इज़ कॉल्ड मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड मतलब क्या, कि हमने मॉर्गेज कर, देखिए मॉर्गेज कर सेक्शन 58 में 6 तरह के मॉर्गेज बताए गए हैं। तो वो मॉर्गेज कुछ ऐसे हैं कि जिसमें रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे रजिस्टर्ड इन्फोर्समेंट के लिए एक पर्टिकुलर डेट टाइम सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप किसी रिटन फॉर्म में कोई डीड बना के, इंस्ट्रूमेंट मीन्स व्हाट, कि आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई डीड बना के अगर कोई काम आप करते हो, मॉर्गेज करने जाते हो, तो जो उस संवहन से रिलेटेड, मॉर्गेज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आप उस पर लिखोगे वो क्या होगा, मॉर्गेज डीड कहलाएगा, ठीक। आपको डिफाइन समझ में आ गया, मॉर्गेज किसको कहते हैं, मॉर्गेजर मॉर्गेजी कौन है, मॉर्गेज मनी किसको कहते हैं और मॉर्गेज डीड किसको कहते हैं। 5 चीज़ें हैं हमारी। क्या चीज़ नहीं है, एक चीज़ मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेक्शन 58 में डिफाइन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछता है, आप वहाँ पे नोट कर लेना। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि मॉर्गेज होने के लिए, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ मॉर्गेज कर रहे हैं तो कब हम कहेंगे कि क्या क्या उसमें हुआ, तो हम कहेंगे कि ये मॉर्गेज है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात ये कि क्या होगा, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होगा। दूसरा है मस्ट बी इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होगा, प्रॉपर्टी कैसी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और तीसरा है द ट्रांसफ़र मस्ट हैव बीन मेड टू इंश्योर पेमेंट, और क्या तीसरा है, कह रहा है कि इस चीज़ की इंश्योरेंस होगी कि अगर मैं जो उधार आपको दे रहा हूँ, जो पेमेंट कर रहा हूँ, जो उधार मैं आपको दे रहा हूँ वो मुझे वापस मिलेगा, इस बात की भी सिक्योरिटी होगी, तब हम क्या कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या हुई है, मॉर्गेज हुई है। इसके एसेंशियल एलिमेंट जब हम देखेंगे तो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसा ट्रांसफ़र कह रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, ठीक है। और मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल शुड बी स्पेसिफिक, तो जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। आपके पास बहुत सारी है, उसके लिए नहीं, एक पर्टिकुलर
प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करके उस पर कुछ इंटरेस्ट ले रहे हो, कुछ पेमेंट डेट ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और कंसिडरेशन के लिए ही जब आप करोगे तो ही मॉर्गेज होगा। कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी, बिना कंसिडरेशन के, प्रतिफल के आप मॉर्गेज नहीं कर सकते। ये इसके एसेंशियल है मॉर्गेज के। कितने तरह की मॉर्गेज की बात की जा रही है इस सेक्शन में? 6 तरह की मॉर्गेज की बात की जा रही है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये भी है, आप सोचोगे कि 6 तरह की मॉर्गेज के बारे में बात की जा रही है, तो सेक्शन 58 जब आप देखोगे तो उसमें ABCD करके दिया हुआ है, ठीक है, और वो ABCD मैचिंग में आता है कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है। यहाँ पे हमने उस ABCD को 1-2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ख़ास बात यह है कि आप जब देखोगे तो वहाँ पे जो A है, सब क्लॉज A, 58 का सब क्लॉज A जो है, उसमें आप देखोगे उसमें सिंपल मॉर्गेज नहीं डिफाइन है, B से शुरू हुआ है डिफाइन करना। B में मॉर्गेज, C में कंडीशन, D में यूसी फैक्ट्री, E में इंग्लिश मॉर्गेज, ठीक है, F में मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड, और फिर उसके बाद लास्ट में एनॉमलस मॉर्गेज। ठीक, ये चीज़ ध्यान देनी है जब मैचिंग में आएगा। तो आपको याद है कि 6 है, इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में आपको इसको लर्न करना है। ये मैचिंग के लिए आता है। यहाँ पे 1-2 है, लेकिन आप ABCD के फॉर्म में लर्न करोगे। और ये जो स्टार्टिंग है इसका, ये कहाँ से है? ये B से है, B सब क्लॉज से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करें कि अब देखो, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि सिंपल मॉर्गेज जैसे कि लग रहा है सिंपल की, उसमें आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, आपने गया, आपको यहाँ पे पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिर भी आपको पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है अगर ये सिंपल मॉर्गेज है तो। दूसरा है कंडीशनल मॉर्गेज, कि हम मॉर्गेज कर रहे हैं तो हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन कैसी? हम कंडीशन कुछ भी, दो पार्टी के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो मॉर्गेज आप कर रहे हो। तो आप कहोगे कुछ कंडीशन लगा के अगर आप प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हो, कि कंडीशन ये लगाते हो कि अगर तुमने इतने दिन के अंदर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ये प्रॉपर्टी बेच के वसूल लूँगा। अगर आप तुमको अग्री है तब तो तुम मॉर्गेज करो, नहीं तो फिर तुम जाओ। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। कंडीशनल मॉर्गेज इस टाइप के होते हैं। यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज मतलब जैसे भोग बंधक नाम से ही लग रहा है, भोग बंधक, जहाँ पे पोजीशन दिया जाता है, लेकिन आप जो भी इंसान जाता है उसको पोजीशन दिया जाता है। वहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता, पोजीशन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज में। उसके बाद होता है अंग्रेजी बंधक, जिसको कहते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। तो इंग्लिश मॉर्गेज जो बैंक से हम लोन वगैरह लेते हैं वो इंग्लिश मॉर्गेज के अंतर्गत आता है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन, टाइम इसमें स्पेसिफाइक होता है, ठीक है। इंग्लिश मॉर्गेज में एसेंशियल क्या है, उसमें टाइम स्पेसिफिक होता है, ठीक। कंडीशन में कुछ भी स्पेसिफिक हो सकता है जो आप पार्टी लगाओ, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि टाइम स्पेसिफिक होता है। फिर पांचवा है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। अगर टाइटल डीड मीन्स व्हाट, आप मानो अपना घर गिरवी कर रखने गए, मॉर्गेज करने गए, तो आपको अपने घर के कागजात मेरे पास जमा करने पड़ेंगे। कागजात आप कब जमा करोगे? आपकी सिक्योरिटी, मैं आपको पैसे दूं तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ से मुझे मजबूती मिलेगी कि हाँ, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं बेच दूंगा या फिर ले लूँगा या सेल करा दूंगा। जब तुम्हारा एक्चुअल ओन जो वो है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो मेरे पास रहेंगे तो। इसीलिए कह रहा है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड मीन्स व्हाट, कि जैसे आपने सेक्शन 7 में पढ़ा था, नो वन कैन ट्रांसफ़र बेटर टाइटल देन दे हैव देमसेल्फ। उसी तरह से ये है कि अगर आप ओनर हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होएगी तो आप उसको वहाँ पे डिपॉजिट करोगे, उसके बदले जब आपको मॉर्गेज इंटरेस्ट दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, वो इसके अंतर्गत है। एक है एनामोलस। एनामोलस जो मॉर्गेज होता है, विलक्षण बंधक जिसको कहते हैं, वो रिजिडरी होता है, मतलब एडिशनल है। उसमें 2 तरह के बंधकों को मिला के कुछ भी अगर कंडीशन लगाते हैं और फिर मॉर्गेज लेते हैं तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं मॉर्गेज। पहला है सिंपल मॉर्गेज। अब सिंपल मॉर्गेज क्या कह रहा है, देखिए, द मॉर्गेज हैज़ बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली। आप आ रहे हो मेरे से पैसे लेने, डेट लेने, मॉर्गेज तो आपकी पर्सनल लाइबिलिटी है, ये पर्सनली आप बाउंड हो कि आप जो मॉर्गेज मनी है, पे द मॉर्गेज मनी, कि आपने जो कर्ज लिए हैं वो आप उसको चुकाओगे, ठीक है। विदाउट डिलीवरिंग, मतलब आपने इसमें पोजीशन का डिलीवरी नहीं किया, कुछ करा नहीं, बस आप गए, आपने कहा कि हम इसको गिरवी रखना चाहते हैं, बंधक रखना चाहते हैं, और बंधक रख के हमको आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको चुका देंगे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं की गई हैं, बस कही गई हैं और आपको इंटरेस्ट मिल गया। ये होता है सिंपल मॉर्गेज।
ठीक है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें पोजेशन नहीं देना होता विदाउट डिलीवरिंग। इसके एसेंशियल क्या है? विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन। ठीक है, ये आप देख रहे हो, विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन इसका एसेंशियल है सिंपल मॉर्गेज का। The mortgage has been granted the right to sell a specific immovable property therein in order to secure the debt। अगर आपको हमने आपके कहने पे आपको डेट दे दिया तो हमारे पास अगर हम बंधक रख रहे हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी कुछ न कुछ होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी के रूप में क्या है कि अधिकार क्या है मेरे पास? आपने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दी, आपने कहा आप ये प्रॉपर्टी बंधक रखना चाहते हो, तो मेरे पास क्या अधिकार है? अगर आप नहीं दोगे तो मैं उसको सेल कर सकती हूँ। ठीक है, सेल करूँगी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक, मैं उसको सेल करके अपना डेट जो भी है मैंने आपको दिया, आप मुझे नहीं चुका पा रहे तो मैं वहाँ से वसूल लूँगी। ठीक है, व्हेन फेल्योर हैज़ बीन ऑकर्ड टू रिटर्न द प्रॉपर्टी। और अगर ऐसा हुआ कि ये तब के लिए है जब आप मुझे पैसे नहीं लौटा पाओगे, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आपने जो भी बंधक रखा था उस बंधक को मैं से बेच के अपनी वसूली कर सकूं। उसके बाद कहते हैं द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन टू द मॉर्गेजी। और पोजीशन फिर उसके बाद किसके पास चला जाएगा? मॉर्गेजी के पास चला जाएगा, मतलब जिससे आपने पैसे लिए हैं। ठीक, कह रहा है चलो ठीक है, सिंपल मॉर्गेज आपने कर तो दिया। अगर सिंपल मॉर्गेज कर दिया और अगर आप फेल्योर हो गए तो उसकी रेमेडी क्या है? ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके पास उस नॉन पेमेंट के लिए रेमेडी क्या है? मैंने सिंपल मॉर्गेज कर दिया, आपने सिंपल मॉर्गेज कर दिया मुझे अपना, मैंने आपको पैसे दे दिए और आप मुझे पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो मेरे पास क्या क्या अधिकार है? दो। पहला क्या? मॉर्गेजी कैन गेट मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड बाय द कोर्ट। या तो वो कोर्ट के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बिचवा दे। ठीक, कि इन्होंने बंधक रखा था और अब ये मुझे नहीं दे पा रहे, तो कोर्ट के द्वारा, ये चीज़ आप नोट करना, कोर्ट के द्वारा अगर आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी को बिचवा सकते हो। दूसरा, ही कैन सू द मॉर्गेजर इन द कोर्ट फॉर द ऑब्टेनिंग मॉर्गेज डेट। या तो वो प्रॉपर्टी को बिचवाने के लिए कोर्ट में चला जाए या तो उसके खिलाफ सूट दायर करे जिसने उससे पैसे लिए हैं और उसका पैसा अभी तक वापस नहीं किया है, तो कोर्ट आपको जैसे भी जो भी प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो वापस कराएगी। ठीक, सिंपल मॉर्गेज खत्म हुआ। दूसरा है कंडीशनल मॉर्गेज। अब जब हम कंडीशनल मॉर्गेज के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या कहता है कंडीशनल मॉर्गेज। कह रहा है कि मॉर्गेज बाय कंडीशन शेल कैन बी असर्टेन बाय द इंटेंशन ऑफ द पार्टी। कंडीशन मॉर्गेज की इसेंशियल क्या है? इंटेंशन ऑफ द पार्टी। ठीक, आप इसको नोट करोगे। जब कभी हम कहेंगे कि आप इस तरह एक समव्यवहार, एक मॉर्गेज का हमने आपको दिखाया और हम कहेंगे कि ये बताओ सिंपल मॉर्गेज है कि कंडीशनल मॉर्गेज है, तो कंडीशनल मॉर्गेज में हमेशा पार्टीज का इंटेंशन देखा जाता है कि एक्चुअल में तुमको मॉर्गेज करना भी है कि नहीं करना है। अगर तुम्हें करना है तो ही तुम यहाँ पे आओ, अदरवाइज नहीं। वहाँ पे कंडीशन मॉर्गेज में क्या होता है? इंटेंशन, पार्टी की जो इंटेंशन है वो मायने रखती है। कह रहा है वेयर मॉर्गेजर ऑस्टेंशनली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन कंडीशन। अगर मान लीजिए मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, किसी कंडीशन पहले ही लगा रखा था जब उसने मॉर्गेज किया, और फिर उसने उस प्रॉपर्टी को अगर बेच दिया तो क्या होगा? दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑन सर्टेन डे। देखिए मैंने बोला ना कंडीशन लगा है सर्टेन डे। जब हम इंग्लिश में जाएंगे, इंग्लिश मॉर्गेज में, तो वो स्पेसिफिक टाइम बताता है और यहाँ पे डे बता रहा है कि पर्टिकुलर डे को तुम दे दो, लेकिन वहाँ पे टाइम स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर लिखने को आए कंडीशनल और इंग्लिश में या फिर किसी में भी, इन पांचों चारों में एक दूसरे का डिफरेंस भी लिखने को कभी कभी आ जाते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे। कंडीशनल मॉर्गेज में जो है डे फिक्स होता है, शेल बिकेम एब्सोल्यूट, तो डेट जो है डे फिक्स होगा। दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड सेल बिकेम वॉइड। और अगर आपने उस पेमेंट, उस डेट को कर दिया, ठीक है, ऑन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड सेल बिकेम वॉइड। तो जो देखिए मैं आपको ये बताऊँ, ये सेल है बिकेम वॉइड की बारे में बात कर रहा है। कह रहे हैं कि अगर आपने टाइम से पहले, जिस दिन को आपने कहा था उस दिन से पहले या उस दिन तक आपने पेमेंट कर दिया, तो क्या मेरे पास ये अधिकार रहेगा कि मैं उस प्रॉपर्टी को सेल कर दूं? नहीं। तो सेल का जो प्रोविज़न है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक, द बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। ठीक है, और जो बायर है वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र कर देगा? सेलर को। ठीक,
उसके बाद कह रहा है कि चलो ठीक है, कंडीशनल मॉर्गेज हो गया। अब उसके बाद रेमेडी, अगर मान लो कंडीशनल मॉर्गेज मैंने किया है, तुमने पेमेंट एक पर्टिकुलर डे को मैंने कहा था, तुम पर्टिकुलर डे पे नहीं दे पाए, तो मेरे पास क्या अधिकार है, क्योंकि मुझे तो अपनी वसूली करनी है ना, बंधक तुमने रखा था। तो उसके लिए रेमेडी क्या है नॉन पेमेंट के लिए कंडीशनल में, कि रेमेडी टू द मॉर्गेजर बाय कंडीशनल सेल and the mortgagee can forfeit the mortgage right to redeem in case of non payment of money। कह रहा है कि जो भी अधिकार उसका था कि वो कंडीशनल सेल हम करेंगे, क्योंकि वो अगर आपने नहीं दिया तब हम उसको सेल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फॉरफिट द मॉर्गेजर्स राइट, और जो भी अधिकार मॉर्गेजर का था, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी मुझे दी थी, जो आपका अधिकार था कि आप मुझे अब मेरा कर्जा मुझे दे दोगे और फिर आप अपना प्रॉपर्टी ले लोगे, वो अधिकार मैं आपका ले लूँगा और मैं उस प्रॉपर्टी को सेल कर दूँगा, ठीक है, और अपनी पैसे वसूल लूँगा अगर आपने नॉन पेमेंट नहीं कर पाया तब, ठीक। रिडीम मतलब ले लूँगा, ठीक, हिंदी में समझने के लिए ईजी में। उसके बाद तीसरा है यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज। कह रहा है यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज, पहले आप देखोगे कि यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज होता क्या है, फिर अगर यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज का डिफ़ॉल्ट होता है तो उसकी रेमेडी क्या है, वो आपके सुविधा के लिए सारा एक जगह हमने लिख रखा है। यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज है, इन यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज द पोजेशन इज मॉर्गेज। कह रहा है इसमें क्या होता है, पोजेशन का मॉर्गेज होता है। बंधक किस चीज़ का दिया जाता है, पोजेशन का, कब्जे का, ठीक है, प्रॉपर्टी इन द गिवन टू द मॉर्गेजी, ठीक। देयर इज ए नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मॉर्गेज, यहाँ पे कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है, नो पर्सनल लाइबिलिटी, मॉर्गेजी की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। द मॉर्गेज डज नॉट एक्वायर ओनरशिप इन सच प्रॉपर्टी, और जो है ओनरशिप इस प्रॉपर्टी में नहीं होती है। कह रहा है विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द मॉर्गेजी कैन नॉट सेल, और बिना ऑर्डर के, विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मॉर्गेजी जो है वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, या फिर सेल नहीं कर सकता, या फिर वो उसके लिए वाद नहीं ला सकता, जब तक मतलब कोर्ट की परमिशन से उसके लिए खिलाफ वाद ला सकता है, या तो कोर्ट के परमिशन के बिना उसको बेच नहीं सकता। इन शॉर्ट समझने के लिए यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज क्या है, पहले जैसे उसके नाम से ही लग रहा है कि वो भोग बंधक है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज वो मॉर्गेज होता है जहाँ पे पोजेशन दिया जाता है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र, पोजेशन दिया जाता है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसमें कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है मॉर्गेजी की। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है या ठीक है, तो वो जो है आप बिना कोर्ट के परमिशन के आप उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते अपना डेट वसूलने के लिए। ये है मॉर्गेज का। अब इसमें रेमेडी क्या दी हुई है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने नहीं डिफ़ॉल्ट कर दिया यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज के डेट को चुकाने में, तो क्या होगा, द राइट ऑफ द मॉर्गेजी टू रिसीव हिज मॉर्गेज मनी एंड इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ रेंट फ्रॉम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, तो रेंट के रूप में वो वसूलेगा, ठीक। मान लीजिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने मुझे दी, ठीक है, यूसी फैक्ट्री मॉर्गेज करा, बंधक रखा, तो मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मैं वहाँ पे रहने लगा, पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है, मैंने अपने अंदर टेनेंट रखे हैं, या फिर मैं वहाँ पे मशीनें चलवा रहा हूँ, दुकानें खोल रखा हूँ, जो भी, ठीक है, वो सब मैं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे नहीं पेमेंट करते हो तो जो सारे इंटरेस्ट आपको मिल रहा था, वो सारा इंटरेस्ट, वो जो रेंट आ रहा है, वो सारा रेंट मैं रिसीव करने लगूँगा तब तक जब तक कि मेरे डेट की भरपाई नहीं हो जाती है, ठीक। एक ये रेमेडी है यूसी फैक्ट्री में। दूसरा है राइट टू पोजेशन इफ़ द पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ नॉट ग्रांटेड। कह रहा है कि पोजेशन का राइट क्या होगा, जो अगर जो पोजेशन है, पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ नॉट ग्रांटेड, और जो मॉर्गेज का जो पोजेशन है वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मेरी वसूली पूरी नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये दो रेमेडी है यूसी फैक्ट्री की। कह रहा है मॉर्गेजी डज नॉट हैव द राइट टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी फॉर द मॉर्गेज मनी। इसकी जो स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाएगा। जो यूसी फैक्ट्री टाइप के जो मॉर्गेज होते हैं उसमें आप सेल नहीं कर सकते हो, अपना कर्ज वसूलने के लिए आप सेल नहीं कर सकते हो, कब तक, जब तक कि आप कोर्ट से परमिशन नहीं ले लेते हो, ठीक है। ये इसकी स्पेशलिटी है यूसी फैक्ट्री की। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे। अब हम चौथा है हमारा इंग्लिश मॉर्गेज, ठीक।
ऐसे तो ये चौथा है, लेकिन आपको सब क्लॉज ई में ये मिलेगा, तो इसको लर्न करना भी इजी होता है। ई से इंग्लिश है ना, ई से ई है बराबर, तो ई से इंग्लिश है, ये मैचिंग में भी आता है। आप एक बार इसको ABCD फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ये है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज किसको कहते हैं, आप उसका डेफिनेशन देखोगे फिर कहोगे कि अगर आप इंग्लिश मॉर्गेज चुकाने में डिफ़ॉल्ट करते हो तो उसकी रेमेडी क्या है, तो हमने उसमें साथ में लिख रखी है। ये है कि द मॉर्गेजर प्रॉमिस टू पे द मॉर्गेज मनी टू द मॉर्गेजी ऑन अ स्पेसिफिक डेट। मैंने आपको बोला ना, कंडीशन में क्या था, डे था, दिन था, और ये यहाँ क्या है, तारीख है, पर्टिकुलर डेट है, ठीक। द इंटायर पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। तो जो और एक तो इसमें क्या होता है, जितना भी टोटल पोजीशन होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया जाता है। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है कि आपको एक प्रॉमिस करना होता है, आप प्रॉमिस करते हो मॉर्गेज के टाइम कि हम आपका पैसा एक पर्टिकुलर डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे हम वापस कर देंगे, और तब तक के लिए जो होल प्रॉपर्टी पे, जो क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो होल प्रॉपर्टी की पोजीशन मेरा है, ठीक है, मैंने उस पर पोजीशन ले लिया है। देयर इज अ कंडीशन इन सच ट्रांसफर दैट हैज सून एज द मॉर्गेज मनी इज रिसीव्ड एज पर द एग्रीमेंट, द मॉर्गेज एज रिसीव्ड फॉर द एग्रीमेंट द मॉर्गेज शैल रिटर्न टू द सेड प्रॉपर्टी। इसकी एक स्पेशलिटी और क्या है, ये इंग्लिश मॉर्गेज है तो कि पर्टिकुलर डेट को मैंने कहा कि मैं पर्टिकुलर डेट पे आपके पैसे को चुका दूंगा, तब तक के लिए ये पूरा पोजीशन इस प्रॉपर्टी पे मेरा है। उस डेट से पहले या उस पर्टिकुलर डेट तक, जिस दिन भी मैंने आपको पूरा कर्जा आपका, मैंने जितना आपसे लिया था वो अगर मैंने आपको चुका दिया, ऑन दैट डे आप जो है वो प्रॉपर्टी रिलीज़ कर दोगे मॉर्गेज से, और वो प्रॉपर्टी वापस से मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। रिटर्न टू सेड प्रॉपर्टी कह रहा है इन इंग्लिश मॉर्गेज द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज गिवन टू द मॉर्गेजी एंड द मॉर्गेजी इज पर्सनली लाइबल। इसमें भी क्या है, सिंपल मॉर्गेज में आपने ये देखा था, पर्सनली लाइबल टू द रीपे द मॉर्गेज मनी। इस इंग्लिश लॉ में दो जो ऊपर हमने मॉर्गेज पढ़ के आए उसके इसेंशियल सामने मतलब देखा आपने। एक तो ये कि ये कंडीशन से कैसे डिफरेंट है, कंडीशन में डे बोलता है, इसमें डेट की बात कर रहा है, और दूसरा कह रहा है सिंपल मॉर्गेज, दूसरा कह रहा है कि पर्सनल लाइबिलिटी। तो इसमें सिमिलरिटी है दो मॉर्गेज में। सिंपल मॉर्गेज में भी जिसने डेट लिया है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है उसको चुकाने की, और इंग्लिश में भी जिसने लिया है उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है चुकाने की, ठीक है। एक डिफरेंस और एक सिमिलरिटी हमने ऊपर वाले मॉर्गेज से इसमें देखा, ठीक है। ये होता है इंग्लिश मॉर्गेज। और अगर आपने इस इंग्लिश मॉर्गेज को चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं दे पा रहे हो आप, तो उसके लिए आपके पास दो रेमेडी है। कौन सी, कह रहा है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। लेकिन क्योंकि ये इंग्लिश मॉर्गेज है, सब कुछ ऑन पेपर हो रहा है, तो आप किसके द्वारा कोर्ट सेल करोगे, कोर्ट के द्वारा सेल करवाओगे, या फिर फॉरक्लोज कर, और द मॉर्गेजी कैन नॉट फॉरक्लोज। और जो मॉर्गेजी है मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उस चीज़ के लिए उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो, क्योंकि आपने, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। बैंक ने कहा इस पर्टिकुलर डेट को आप मेरे पैसे वापस कर देना, अगर वो नहीं आप वापस करोगे तो वो कोर्ट से जाके आपका घर भिजवा देगी और अपना पैसा वसूल लेगी, जो बचेगा उसको दे देगी। लेकिन अगर उससे कम आया, जितना बचे उसको चाहिए होगा उतना वो ले लेगी, बचेगा पैसा तो वो कोर्ट में जमा कर देगी, आप वहाँ से ले लीजिए। और तब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हम मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए या कुछ भी, क्योंकि आप वो इंग्लिश मॉर्गेज है, वो ऑलरेडी और सारा चीज़ें आपने पर्टिकुलर डेट पे ले कह के आपने वो करा था, इसलिए आपका जो राइट है, ठीक है, वो फॉरक्लोज कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। आपको ये मना नहीं करने दिया जाएगा कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी मत बेचिए, मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए और फिर मैं उसको पेमेंट करूँगा, ठीक। पांचवा मॉर्गेज है हमारा मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड का जैसे ही ये वर्ड आता है आपका टाइटल डीड, जहाँ आया ये टाइटल डीड मतलब क्या, ये ओनरशिप की बात कर रहा है, ठीक है। इन दिस मॉर्गेज मनी इज टेकन बाय डिपॉजिटिंग द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, जो आपके घर के कागजात है ये सारी चीज़ें आप इसमें दोगे। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन द, और ये जो यहाँ पे इसलिए ये लिखा हुआ है ओनली एप्लीकेबल, शैल लिखा है मतलब बाउंडिंग है, अप्लाई ओनली इन सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इन्हीं 3 सिटी में इसलिए लिखा है कि पहले के टाइम में यही प्रेसिडेंसी सिटीज़ कहलाती थी,
बाकी जगहों पे ये सुविधा नहीं थी, तो क्योंकि ये एक्ट 1882 का है, इसलिए इसमें ये 3 स्पेसिफिक सिटीज़ के बारे में बात किया गया है कि इस तरह का जो घर का जो जमा करके आप मॉर्गेज लेते हो, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 जगह पे सिटीज़ में अप्लाई है इस तरह के मॉर्गेज, बाकी और जगह पे ये नहीं काम करते हैं, ठीक है। और या फिर कह रहा है ये 3 सिटी या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब आप देखो, आप टीपीए पढ़ रहे हो, बट मेट्रोपॉलिटन की जहाँ बात आती है तो आप क्या कहते हो, सीआरपीसी जब आप पढ़े होगे, लॉ के स्टूडेंट हैं सारे, आप सीआरपीसी जब पढ़ते हो तो उसमें कहता है हम कब कहेंगे कि कोई सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ का जनसंख्या कितना होगा, पॉपुलेशन बेसिस पे हम कहते हैं ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि नहीं। मैक्सिमम उसका कितना होना चाहिए, मोर देन 10 लाख, मिनिमम 10 लाख ये होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अगर वहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन है तो आप उस सिटी को कैसे सिटी बोलोगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलोगे, ठीक है। वेयर नोटिस टू दिस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, ये कौन बताएगा हमें। हम अपने आप से अब एक एक लोगों की सेंसेशन तो करनी जाएंगी नहीं, चलो ठीक है कि हम सालों सेंसेस हमने करा रखा है, अपना पर्सनली हमने जनगणना करा रखी है और हम उसको कह रहे हैं कि हाँ ये सिटी मेट्रोपॉलिटन है या नहीं है। तो ये क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गैजेट में निकालती है कि कौन सी पर्टिकुलर सिटी मेट्रोपॉलिटन एरिया में आती है, कौन सी ग्रामीण में आती है, कौन सी नगरी में आती है, ठीक। वहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे। और ये खाली कहाँ अप्लाई होगा, उन 3 सिटी या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और अगर इस तरह के रेमेडी में मतलब आपने मॉर्गेज किया है और उसके बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देते हो पेमेंट में, तो 2 राइट है वही, या तो वो सोल्ड कर देगा या तो उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजीशन बना लेगा जिसको आपने वो दिया है, ठीक। क्योंकि आपने ऑलरेडी ओनरशिप टाइटल दी थी ना अपनी, तो आपका टाइटल तो वैसे भी आपके पास नहीं, आपने उसके बेसिस पे खर्चे लिए थे। अगर आप वो हार जाओगे तो वो उसका पोजीशन हो जाएगा उस पर, या तो वो उसको बेच के उससे वसूल ले, या तो वो खुद वहाँ रहने लग जाए, ठीक। उसके बाद लास्ट है एनॉमलस मॉर्गेज, ठीक। एनॉमलस मॉर्गेज क्या है, इसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये रेजिडरी है, एडिशनल है, ठीक है। एंड एनॉमलस मॉर्गेज यूजुअली हैज़ द नेचर ऑफ 2 मॉर्गेज। जनरली इसके पास ऐसा नेचर होता है कि ये 2 मॉर्गेज को मिला के, इसका एनॉमलस मतलब ही होता है ना विलक्षण, मतलब एनॉमलस का मतलब है कुछ मिला हुआ, ठीक। कुछ मिला हुआ मतलब मोर देन 1 लिखा ही है, नेचर ऑफ 2 मॉर्गेज, ठीक है। 2 लोगों का मिला के जो एक मिक्सचर है एनॉमलस, उसको कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज पोजीशन इज नॉट गिवन। इसकी भी स्पेशलिटी क्या है, इसमें भी पोजीशन नहीं देता है। पोजीशन और किस में नहीं दिया जाता, सिंपल में। तो एक मॉर्गेज मिला इसमें सिंपल वाला कि इसमें पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। कंडीशनल में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, इंग्लिश में कंडीशनल ज़रूरी होता है, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, इसमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और पोजीशन देना ज़रूरी नहीं है। और ये एक से ज़्यादा कम से कम 2 मॉर्गेज के कंडीशन को, मतलब सिचुएशन को मिला के ये बनता है एनॉमलस मॉर्गेज। ये रेजिडरी होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कौन सा मॉर्गेज रेजिडरी मॉर्गेज है, तो आप बोलोगे एनॉमलस मॉर्गेज। विलक्षण जो हमारा बंधक है वो रेजिडरी के कैटेगरी में आता है। इसकी भी राइट क्या है, वही है, या तो वो सेल कर देगा, और जब वो सेल करेगा तो जिसकी वो प्रॉपर्टी वो उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसको रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा, बाय लॉ उसको स्टॉप कर दिया गया कि आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक। आपने देखा सेक्शन 58 ख़त्म हो गया। सेक्शन 58 में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, मॉर्गेज किसको कहते हैं, मॉर्गेजी किसको कहते हैं, मॉर्गेज मनी किसको कहते हैं, और आपने देखा मॉर्गेज डीड किसको कहते हैं। इसका इन 5 के बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या चीज़ उसमें नहीं आता है, तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं है। फिर उसने कहा कितने तरह के मॉर्गेज होते हैं, तो 6 तरह के होते हैं। प्लीज़ इस बात को याद रखना कि सिंपल मॉर्गेज जहाँ से शुरू होता है वो बी से है, वो मैचिंग में आता है BCDEFGH तक, ठीक है। वो आप यहाँ पे मैंने 1-2 फॉर्म में लिखा था। और बाकी हमने ये देखा कि अगर सिंपल मॉर्गेज है तो अगर आपने किया तो ठीक, अगर आपने उसका डिफ़ॉल्ट किया तो उसका उपचार क्या है वो भी हम साथ साथ में पढ़ते चले गए, ठीक। अब हम देखेंगे सेक्शन 59 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 59 कहते हैं मॉर्गेज व्हेन टू बी बाई इंश्योरेंस। कह रहा है व्हेन टू बी बाई इंश्योरेंस। अब एश्योरेंस मतलब क्या होता है, आप देखो, एश्योरेंस बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब इंश्योर्ड करके नहीं कहते हम इंश्योरेंस कराते हैं किसी चीज़ का,
तो हम कैसे बंधक कर रहे हैं, इंश्योर्ड है, एकदम फिक्स है कि हमको ऐसा ऐसा है। अगर हमने जैसे हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पता है कि हमारी गाड़ी अगर गायब हो गई, हम क्लेम करेंगे तो हमको इतना तो मिलना ही मिलना है ना। तो उस तरह का है कि अगर आप मॉर्गेज ऐसा कर रहे हो, कैसा मॉर्गेज कर रहे हो, इंश्योर्ड मॉर्गेज कर रहे हो। उससे रिलेटेड प्रोविज़न कहाँ पे, सेक्शन 59 में। ये सेक्शन सिर्फ प्री के लिए या मैचिंग में आता है, इसके अंदर की चीज़ें नहीं बहुत पूछती हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये क्या है। इफ़ द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज़ ₹100 और मोर देन इट्स वेरी नेसेसरी टू रजिस्टर। अगर प्रॉपर्टी जो भी आप मॉर्गेज करने जा रहे हो, जो प्रिंसिपल मनी है, प्रिंसिपल मनी व्हाट, कि जो भी आपको मॉर्गेज के बदले जो पैसे लेने हैं मॉर्गेज बंधक पे रख के, तो उसका अगर जो प्राइस है वो 100 या 100 से ज़्यादा का है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, उसका इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। देन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रजिस्टर्ड इट। वेरी नेसेसरी इसमें लिख रहा है ना, वेरी नेसेसरी, कि वो कंपलसरी टाइप का आप समझ लो कि है। सच डीड शुड बी साइंड बाय द मॉर्गेजर, और उस तरह के डीड को जो हम बनाएंगे उसको मॉर्गेजर के द्वारा साइन करना चाहिए, अटैच करना चाहिए। और अटैच किससे कराओगे, 2 विटनेसेस के द्वारा। जब इंश्योरेंस की बात आ रही है तो उसके लिए हमें विटनेस की ज़रूरत होती है। रजिस्ट्रेशन 2 उसके एसेंशियल थे, वो दोनों एसेंशियल इसमें आप फॉलो करोगे। नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड वेयर प्रिंसिपल मनी इज़ सिक्योर्ड लेस देन ₹100। 100 रुपये से नीचे की कोई चीज़ हो तो वो उसको वो वैल्यू उस समय के, आज के टाइम पे तो 100 रुपये कुछ नहीं है, बट ये जब का है 1882 का एक्ट है, उस समय 100 रुपये की बहुत वैल्यू थी। इसलिए वो कहा कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा का या 100 रुपये तक का कोई चीज़ अगर आप मॉर्गेज कर रहे हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड और साइंड होना चाहिए, ताकि आपको अगर आप कल को डिफ़ॉल्ट हो, रिकवरी में आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर जिसको आपने मॉर्गेज करा है वो डिक्टेटरशिप ना दिखा पाए। ठीक, इसलिए दोनों पार्टीज़ के बेनिफिशियल के लिए ये किया गया। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी ऑल्सो इंक्लूड दोज पर्सन हु ड्राइव टाइटल फ्रॉम देम। कह रहा है कि इसके अंतर्गत वो लोग भी आएंगे। कौन लोग आएंगे, ये आप देखो, उसके अंदर वो लोग भी आएंगे। मॉर्गेज एंड मॉर्गेजी ऑल्सो इंक्लूड दोज पर्सन हु डिराइव इन टाइटल फ्रॉम देम। वो जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट रखते हैं या फिर उनके बाद सक्सेशन के फॉर्म में किसी और को वो जाएगा, उन सब का भी ये अधिकार है यहाँ पे कि वो ये काम कर सकते हैं। उनका रजिस्टर्ड और विटनेसेस के द्वारा साइन कराना ज़रूरी है अगर इस तरह के मॉर्गेज को वो करते हैं। तो कौन कौन आता है पार्टी में, इफ़ द डीड इज़ नॉट रजिस्टर्ड द वैलिड मॉर्गेज विल नॉट बी क्रेडिटेड एंड द मॉर्गेजर विल नॉट हैव द राइट टू रिडीम। और अगर आप ये काम नहीं करते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, विटनेसेस का साइन नहीं कराते हो, तो आपके पास ये अधिकार ख़त्म हो जाएगा कि कल को आप अपनी मॉर्गेज जो डेट है आप चुका के उस प्रॉपर्टी को वापस ले सको। ये अधिकार आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि ये रजिस्टर्ड करना और साइन करना विटनेसेस के द्वारा ज़रूरी है। ये खाली प्री में मैचिंग में आता है। मेन आपका सेक्शन 58 था जो कि आपने देख लिया। 59 ये देखिए आपको पढ़ना नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारा है मॉर्गेजर की राइट के बारे में। ठीक है, मॉर्गेजर्स राइट एंड लाइबिलिटी, क्या उसके दायित्व है और क्या उसके अधिकार है मॉर्गेजर के। मॉर्गेजर कौन है, अभी मैंने आपको बताया मॉर्गेजी और मॉर्गेजर। आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिए, ठीक, तो मेरे पास क्या क्या अधिकार है वो सेक्शन 60 में बताता है कि कौन कौन सा अधिकार है अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो। ठीक, सेक्शन 60 आपको आता है एज इट इज़ लिखने में। जब आप आएगा तो राइट और लाइबिलिटी जब पूछेगा मॉर्गेजर की तो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, सेक्शन 60 क्या कहता है, द राइट टू रिलीज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेजर इज कॉल्ड द राइट टू रिडम्पशन। कह रहा है अगर किसी प्रॉपर्टी को आप छुड़वा रहे हो, मतलब पेमेंट कर रहे हो, जो भी आपने डेट दिया था उसको आपने चुका दिया, मॉर्गेज प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर से अगर आपने छुड़वा लिया तो उसको कहते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द मॉर्गेजर। तो वो कौन सा अधिकार है, वो अधिकार कौन सा है कि रिडीम कर लिया, मतलब हमारा सामान जो था हमने उसको वापस ले लिया। ठीक, फिर उसके बाद कहता है दैट इज़ बाई विच द मॉर्गेजर ऑफ हिज हायर कैन गेट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मॉर्गेजी आफ्टर पेइंग द मॉर्गेज मनी। ठीक है, मॉर्गेज मनी देने के बाद जो मेरा था वो मुझे वापस करो, ये वाला सिस्टम हो गया। ये अधिकार है पहला। दूसरा अधिकार है अ सूट बॉट टू इन्फोर्स द राइट ऑफ रिडम्पशन इज कॉल्ड रिडम्पशन सूट। अगर आप मुझे नहीं देते हो
पैसा देने के बाद भी तो मेरे पास अधिकार क्या है कि मैं आपके खिलाफ वाद लाऊंगा, और उस वाद के तहत उस तरह के वाद को कैसे सूट कहते हैं, रिडम्पशन सूट कहते हैं, और उसके थ्रू मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा, ये भी अधिकार है। तीसरा क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ रिडम्पशन तो फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। कह रहा है कि राइट ऑफ रिडम्पशन के लिए आपका अधिकार है रिडीम करने का। आपने अगर टाइम से पहले या जो भी कंडीशन आपने लगाई थी उस समय आपने पेमेंट कर दिया तो आपका अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी को आप वापस ले लो। लेकिन राइट टू रिडम्पशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करना ज़रूरी है? 3 कंडीशन है। कौन सा? मॉर्गेज कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। इलीगल मॉर्गेज को क्योंकि आप इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में, ठीक है, सूट के थ्रू, या फिर आप जा नहीं सकते अकॉर्डिंग टू लॉ, इसलिए मॉर्गेज कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस में लिखा है नॉट इलीगल, ठीक, दैट्स मीन कि मॉर्गेज आपका कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। दूसरा, मॉर्गेज हैज़ पेड द मॉर्गेज मनी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम मतलब कि समय से पहले या समय निर्धारित समय के बीच में ही आपने पेमेंट कर दिया है, तो आपका अधिकार ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। या फिर तीसरा है द मॉर्गेज हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ सूट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ रिडम्पशन। और जो मॉर्गेजर है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है कि जो राइट ऑफ रिडम्पशन है उसका, जो उसका अधिकार है, मोचन का जो अधिकार है वो उसको दिया जाए, इसके लिए भी वो सूट ला सकता है, ठीक है। ये सारे अधिकार हैं मॉर्गेजर के। मॉर्गेजर कौन? आपने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दी है, मैंने आपको पैसे दिए, तो आपके ये सारे अधिकार हैं मॉर्गेजर के, ठीक। कह रहा है हु कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रिडम्पशन। कौन कौन उस राइट ऑफ रिडम्पशन का एक्सरसाइज करा सकता है, मतलब उसका यूज़ कर सकता है। श्योरिटी, अगर 2 पार्टी थी, एक तीसरे बंदे की श्योरिटी आपने ली थी, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि रजिस्टर्ड है, साइंड है विटनेसेस के द्वारा, तो अगर श्योरिटी जो है उस पार्टी का, वो भी ये कह सकता है रिडम्पशन का अधिकार उसके पास भी है। पर्सन हु हैज़ चार्ज, ठीक है, जिस पर्सन ने जिसके ऊपर चार्ज लगा था उसके ऊपर, उसको भी रिडम्पशन का अधिकार है। पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इज मॉर्गेज इन मॉर्गेज प्रॉपर्टी, वो भी पर्सन जिसका कुछ इंटरेस्ट है, किस तरह के मॉर्गेज प्रॉपर्टी में उसका कुछ इंटरेस्ट है, अब वो जब चुका दिया गया तो प्रॉपर्टी उसको वापस मिले, तो वो भी सूट ला सकता है आपके अगेंस्ट रिडम्पशन का। और चौथा है डिक्री होल्डर, मतलब जो उसका ओनर है, जिसने किया था, उसके पास तो है ही अधिकार कि मैंने जब आपके पैसे वापस कर दिए तो आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, ठीक है। कह रहा है रिडम्पशन रेस्टेन्ड एग्रीमेंट, जो रिडम्पशन है वो एग्रीमेंट को रोकता है, रेस्टेन करता है, मतलब रोक लगाता है, अवरोध क्रिएट करता है। क्यों रिडम्पशन क्यों अवरोध करता है एग्रीमेंट को? क्योंकि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो जो कि इलीगल हो, ठीक है। जो इसेंशियल आपने ऊपर देखा, वो आप कोई ऐसा इलीगल एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो कि हम पैसा देने के बाद भी जो है आप उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापस ना करो, और ये ना करने का आपके पास वैलिड रीज़न हो कि इसने तो इस पेपर पे या कॉन्ट्रैक्ट पे ये एग्रीमेंट किया था, इस एग्रीमेंट पे साइन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, ये वर्ड एग्रीमेंट लिखा है, देख रहे हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये लीगल होता, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता, लेकिन ये एग्रीमेंट लिखा है, इसीलिए इसने कहा कि वो अवरोध क्रिएट करता है कि अगर रिडम्पशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी पे, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे अगर आप रिडम्पशन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या करता है, वो रोकता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, नॉन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज सेल, ठीक है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जो आपकी प्रॉपर्टी थी उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अब मेरी होगी और मैं बेच के उससे अपने सारे पैसे वसूल कर लूँगा, ठीक है। सच कंडीशन शैल रेस्टेन द राइट ऑफ रिडम्पशन एंड सच कंडीशन शैल बी वॉइड। और अगर ऐसा कोई कंडीशन है जो रोकता है राइट ऑफ रिडम्पशन को, तो वो कैसा होगा, वॉइड होगा। मतलब आप उसके रिडम्पशन के अधिकार को रोक नहीं सकते हो, और अगर आप रोकते हो तो उस तरह का क्या होगा, वो वॉइड होगा। उसके बाद दूसरा है कंडीशन ऑफ नॉट गिविंग पोजीशन टू द मॉर्गेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी। कह रहा है आपका ये भी अधिकार है कि अगर हमने आपको पैसे दे दिए तो आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, ये मेरा अधिकार है कि आप मुझे वापस करो। अगर आप उसको नहीं वापस करते, नॉट गिविंग पोजीशन टू द मॉर्गेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी, तो भी मेरा यहाँ अधिकार रेज होता है। तो इस वजह से भी वो रोक लगा रहा है कि नहीं, आप इस तरह का तो एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो कि हमने आपका पेमेंट कर दिया फिर भी आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं करो, आप इस तरह का भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये अवरोध क्रिएट करता है।
उसके बाद है कंडीशन विच इज़ अनरीजनेबल, ऑपर्सिव एंड एक्सप्लोएटिव टू मॉर्गेजर। कह रहा है कोई ऐसे कंडीशंस हैं जो अनरीजनेबल हैं, मतलब कोई इसका रीज़न नहीं है। जब हमने पेमेंट कर दिया तो ये क्या बात होती है कि आप मुझे मेरा पेमेंट नहीं करोगे, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं करोगे। अनरीजनेबल है, ऑपर्सिव है, ठीक है, दमनकारी है कि आप उसके अधिकारों को दबा रहे हो, उससे छीनना चाह रहे हो। एक्सप्लोएटिव है टू मॉर्गेजर, या आप उसके ऊपर अधिकार जताना चाह रहे हो, ठीक है, निर्बंधन लगा रहे हो अगर इस तरह का कोई, तो आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए रिडम्पशन के लिए यहाँ पे आपको ये एग्रीमेंट इस तरह का अगर आप करते हो तो वो अवरोध क्रिएट करता है। चौथा है कंडीशन टू रेस्ट्रेन द हेयर ऑफ मॉर्गेजर फ्रॉम देयर राइट टू रिडम्पशन। कह रहा है अगर उससे जो उसका सक्सेसर है कोई हायर है मॉर्गेज फ्रॉम द राइट फॉर रिडम्पशन, तो आप उसको भी अगर सोच रहे हो कि अगर आपने प्रॉपर्टी मुझसे ली थी, आपने मॉर्गेज करा था, तो आप ही मुझसे वापस लो, कोई आपका जो लीगल हेयर है वो नहीं ले सकता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट कर लो कि नहीं बस हम आप ही को देंगे, आपके इंटरेस्टेड लीगल हेयर को नहीं देंगे। इस तरह का भी अवरोध बैंड है, ठीक है। पाँचवा है कंडीशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ रिडेम्पशन इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। और अगर कह रहा है कि कोई कैसा कंडीशन आप लगा रहे हो कि सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ रिडेम्पशन, कि आपके इस अधिकार को ही समाप्त कर दिया जा रहा है कि आप रिडेम्पशन कर ही नहीं सकते हो, आप मोचन के लिए बोल ही नहीं सकते हो। तो ये इस तरह का भी जो भी आप एग्रीमेंट करते हो तो उस पर अवरोध लगाया जाता है, रोका जाता है कि आप इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते हो। छठवां है कंडीशन प्रोवाइडिंग फॉर पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट। अगर कह रहा है कि अगर कोई ऐसे कंडीशन कि डिफ़ॉल्ट पेमेंट के लिए अगर कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हो अलग से, एक तो ऑलरेडी मॉर्गेज है वो अपने आप में एक ट्रांजेक्शन है, और उस पर भी अगर आप इस तरह का कोई कंडीशन लगा के उस पर कोई और कंडीशन लगाते हो, पेनल्टी एक्स्ट्रा लगाते हो कि अगर आप पेमेंट का डिफ़ॉल्ट करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो उसके साथ, तो क्या आप इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हो? तो कह रहे हैं नहीं, आप इस तरह का एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक। फिर सातवां कह रहा है प्रोहिबिशन टू ट्रांसफ़र द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन मॉर्गेजर। प्रोहिबिट कर रहा है ट्रांसफरर को कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज को आप ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अगर कहो कि आप ऐसा कोई कंडीशन लगा लो कि हम ठीक है बाद में तुमको ऐसा ऐसा करके ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसके लिए भी रोका जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो। वो उसके जो रिडम्पशन का जो राइट है उन सारे राइट पे इस तरह के रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शन 60 में ही है जो ये जो प्रिंसिपल है ये लिखने को भी आता है, और ये डायरेक्ट पूछता है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज क्यों कहते हैं इसको, कैसे ये यहाँ अप्लाई होता है वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, वो किस में है। पहले ऐसे डायरेक्ट पूछता है कौन से सेक्शन को वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज कहते हैं, तो आप बोलोगे सेक्शन 60 को। सेक्शन 60 में कौन सा प्रिंसिपल वेस्टेड है, तो आप बोलोगे वंस अ मॉर्गेज एंड ऑलवेज एंड मॉर्गेज का, ठीक। और शॉर्ट नोट लिखने आता है कि आप शॉर्ट नोट लिखो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का मतलब से आप क्या समझते हो, तो आप ये लिखोगे कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज दिस मीन्स दैट देयर विल बी नो सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इस तरह के मॉर्गेज को वो उस तरह का मॉर्गेज कहते हैं जहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता किसके बीच में। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात आई मतलब कम से कम दो पार्टी तो होंगे, उन दो पार्टीज़ के बीच में क्या नहीं होगा, मॉर्गेज एंड द मॉर्गेजी के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा विच सीजेज मॉर्गेज टू रिडीम प्रॉपर्टी बैक टू द पेमेंट। जो आपने ऊपर जितने कंडीशन पढ़े वो कंडीशन आप मतलब वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जो ये कहे या ये इस चीज़ को इन्फोर्स करे कि आप प्रॉपर्टी अपना पेमेंट करने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार नहीं रखते हो, ठीक। इस पे एक केस आया है जो है नॉक्स वर्सेस रिच का 1902 का। कहता है इसमें कोर्ट द कोर्ट हेल्ड दैट द अ कोर्ट ऑफ मॉर्गेज कैन नॉट कंटेन एनी सच कंडीशन। जो कोर्ट है वो इस तरह का कोई कैन नॉट सर्टेन एनी सच कंडीशन विच वुड टेक अवे द राइट ऑफ रिडम्पशन, मतलब राइट ऑफ रिडम्पशन जो उसका मोचन का अधिकार है वो आप छीनने के लिए किसी भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये पहली बार किस केस में कहा गया था, नॉक्स वर्सेस राइस के केस में। ये कब का केस है, 1902 का केस है, ठीक है। कह रहा है कौन कौन से इसेंशियल कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है रिडम्पशन के, तो 5 कंडीशन है। क्या है,
मॉर्गेज कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। दूसरा है मॉर्गेज जो मनी है वो पेड कर दिए हो, मॉर्गेज आपका वैलिड था और आपने पेड कर दिया, तभी तो आप मोचन का अधिकार मांग रहे हो कि अब तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब तो मेरा प्रॉपर्टी तुम मुझे वापस करो, ठीक है। तो मॉर्गेज का जो मनी है जो उसको पेड कर चुके हो गए आप। टेंडर फॉर पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, कह रहा है कि जो पेमेंट था मॉर्गेज मनी के लिए वो ऑलरेडी क्या है, पेड कर दिया गया है। चौथा है द मॉर्गेज कैन बी रिलीज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, और उसको आप जो है जो भी डेट थी उस डेट या टाइम, स्पेसिफिक टाइम से पहले आपने पेमेंट कर दिया हो, और सूट फॉर रिडम्पशन इज फाइल्ड, और आपने उसके अगेंस्ट, अगर आपको नहीं वो दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल कर रखी है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है रिडम्पशन के, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है जिसको फॉलो करना होता है। जब आप ये रहेगा तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और कह रहा है कि ये तो चलो मोचन का अधिकार था, कह रहा है मोचन का अधिकार खत्म कब होगा, कब टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ संपत्ति के, मोचन की संपत्ति की कब टर्मिनेशन होगा। उसमें भी 5-6 कंडीशन दिया है। बाय द पार्टी टू द मॉर्गेजीज, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के द्वारा, वो चाहे तो जब चाहे तब टर्मिनेट कर दे क्योंकि उन दोनों के बीच के बात है, कॉन्ट्रैक्ट है। बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट, या फिर कोर्ट के डिक्री के द्वारा उस समव्यवहार को, बंधक को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो भी टर्मिनेट हो सकता है। बाय लॉ, कोई ऐसा लॉ बना के उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। बाय डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन करके, जैसे पार्टनरशिप में होता है डिसोल्यूशन, उस तरह का मान लीजिए दोनों समव्यवहार में अगर कोई डिसोल्यूशन करा के चाहे तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद है बाय गवर्नमेंट सीजर, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने सीज ही कर दिया उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, तो भी आपका जो बंधक था वो क्या हो जाएगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और क्या है, उसके बाद छठवां है बाय इम्प्लीकेशन, ठीक है, निहितार्थ द्वारा, ठीक है, इम्प्लीकेशन के द्वारा आप उसको जो है टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद सेक्शन 60, इसके बाद आपको सेक्शन 60 पढ़ना नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट हम सेक्शन 60A 60B नहीं पढ़ना है, हम खाली उसके बाद डायरेक्ट 61 से स्टार्ट करेंगे। आज आपने 58 पढ़ा, 59 पढ़ा, 60 पढ़ा, ठीक। अब बाकी की क्लासेस हम कल करेंगे। बाकी आपके ये जो है मैचिंग के लिए खाली आते हैं, अगर कभी आएगा, अदरवाइज़ ये आता नहीं है कभी, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करो चैनल, और लाइक करो, कमेंट प्लीज़ करो, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता सकते हो, अगर आपका कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और ओके, बाकी क्लासेस हम कल करेंगे। थैंक यू।